नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। आज एक नया टॉपिक आपके सामने हम लेकर आए हैं दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति, यानी कि ऐसे मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर होते हैं, ऐसे मोशंस जो रेगुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स मोशन रिपीट होता रहता है, जो मोशन रिपीट होता रहता है, दोबारा से होता है, फिर दोबारा से होता है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। पर इसमें कई कंडीशंस होती हैं। तो पहले दोस्तों, सरल आवर्त गति को समझने से पहले आप समझिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो दोस्तों, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन यानी आवधिक गति। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन को क्या कहते हैं दोस्तों? आवधिक गति। आवधिक गति यानी जो गति बार बार होती है, रिपीट करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई वस्तु अपनी गति को रिपीट करती है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, एक निर्धारित समय में, एक निर्धारित समय में अपनी गति को वापस रिपीट करती है, दोबारा करती है, दोबारा गति करती है, उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो दोस्तों, व्हेन एन object repeats its motion, ठीक है दोस्तों, दोबारा से मोशन होता है, रिपीट करता है जब कोई मोशन एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, क्या कहते हैं दोस्तों हम उसे? इज नोन एज, हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन आपको समझना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल जो होता है वो है मोशन ऑफ अ हैंड्स क्लॉक। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। आपने घड़ी देखी है क्या दोस्तों? घड़ी में जितनी भी सुइयां हैं, चाहे वो आर की हो, घंटे वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, जो तीनों सुइयां आप देख पा रहे हैं वह अपने मोशन को निश्चित समय में रिपीट करती रहती हैं। यानी हर 60 सेकंड बाद मिनट की सुई पूरा रिवोल्यूशन लगा देती है, पूरा चक्कर लगा देती है। ठीक है दोस्तों, ये अब अगले रिवोल्यूशन में वो ये नहीं बोलती कि अब 60 सेकंड नहीं, मैं 65 सेकंड लगाऊंगी। नहीं, वो हर बार 60 सेकंड में ही पूरा चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही रिवोल्यूशन जो है हर 24 घंटे में आर की हैंड पूरा रिवोल्यूशन लगा देती है 24 घंटे में। अब दोस्तों देखिए कि यही एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक मोशन का। दूसरा एग्जाम्पल होता है अर्थ मूव्स अराउंड सन। अर्थ मूव्स अराउंड सन। बताइए, हमारी धरती जो सूर्य का चक्कर काटती है 365 सही 1/2 दिन में, 365 सही 1/2 दिन में धरती सूर्य का चक्कर काटती है। तो दोस्तों, अगर सूर्य का चक्कर धरती काटती है 365 सही 1/2 दिन में, तो अगले साल भी 365 सही 1/2 दिन में काटेगी, अगले साल भी 365 सही 1/2 दिन में काटेगी। तो इसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। निश्चित समय में जब अपने द्वारा किए गई गति को दोहराती है, जब वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु अपने द्वारा किए गई गति को दोहराती है निश्चित समय में, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक और एग्जांपल दोस्तों हम देख लेते हैं, जो थर्ड एग्जांपल होगा पीरियोडिक मोशन का। एक तो हमने पढ़ा हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक पढ़ा हमने आपका मोशन ऑफ प्लैनेट्स। अब आएगा निडल ऑफ स्विंग मशीन। निडल ऑफ स्विंग मशीन, ये दोस्तों एग्जाम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे एग्जाम में आते हैं कि मोशन बाय निडल ऑफ स्विंग मशीन इज नोन एज, किस तरह की गति है, किस तरह की गति निडल सुई, जो मशीन की सुई होती है, बार बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर आती है, एक निश्चित समय में आएगी। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और समय में नीचे गई, फिर कुछ और समय में नीचे आई, या उसका मन कर गया तो वो रुक गई। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, वह एक निश्चित समय में अपने मोशन को दोहराती रहती है, रिपीट करती है बार बार। तो निडल ऑफ स्विंग मशीन एग्जाम में सीधा आएगा कि पृथ्वी के द्वारा चक्कर काटना, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर काटना किस तरह का मोशन है, तो आप कहेंगे पीरियोडिक मोशन है। और दोस्तों, निडल का पीरियोडिक मोशन, आर घड़ी की सुई का पीरियोडिक मोशन,
अब दोस्तों इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेंडुलम। चौथा पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है दोस्तों? पेंडुलम जब एक फिक्स पॉइंट के अलाउंग, एक फिक्स पॉइंट पर एक पाइवेट के थ्रू एक बॉब को बांध दिया जाता है और इसको जब ये स्विंग करता है तो इसका मोशन भी क्या होता है दोस्तों? यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम। इसे बोलते हैं इसका एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है दोस्तों। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका मीन पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब अधिकतम स्थान, इसका अधिकतम स्थान या अंतिम स्थान। अधिकतम ये यहाँ तक जा सकता है, अधिकतम स्थान, एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन पोजीशन क्या होता है दोस्तों? मीन पोजीशन इसका मध्य स्थान, जहाँ से ये जहाँ स्थिर रहता है, जहाँ से शुरुआत करता है। इसे खींच के मैं यहाँ लाया, जैसे ही छोड़ा ये यहाँ पर आएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। तो यानी अपना मोशन एक निश्चित समय में अपने मोशन को दोहराता है। इसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। यानी ये हुआ मध्य स्थान। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये हुए एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन के। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोस्तों, तो वह होती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है दोस्तों। ऑसिलेटरी यानी अब पीरियोडिक मोशन में जब मैंने बात करी थी किसकी? पीरियोडिक मोशन यानी आवधिक पीरियोडिक मोशन की, तो दोस्तों एक शर्त थी, याद रखिएगा। उसकी एक शर्त क्या थी कि मोशन रिपीट हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों। इंटरवल ऑफ टाइम, मोशन रिपीट हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ से देखते जाइए शॉर्ट में, मोशन रिपीट इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है दोस्तों? यही होता है मोशन, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, इसे कहते हैं दोलनशील गति। दोलनशील गति। ठीक है दोस्तों। दोलनशील गति, वह गति जो बार बार रिपीट भी हो, दोहराई भी जाए। वह गति जो बार बार रिपीट भी हो, दोहराई भी जाए, वस्तु के द्वारा गति दोहराई भी जाए, पर एक फिक्स पॉइंट के अलोंग। ठीक है दोस्तों। जैसे पेंडुलम को एक फिक्स पॉइंट पे बांट दिया था ना, यही है फिक्स्ड पॉइंट। जब किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग, तो पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है और पेंडुलम ऑसिलेटरी यानी दोलन गति का भी एग्जाम्पल है। इसका उदाहरण है पेंडुलम। देखिए ऑसिलेटरी मोशन अब इसमें दो शर्तें आ जाएंगी। एक तो मोशन रिपीट, वही सेम मोशन रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों। मोशन रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एक शर्त हो गई। ऑसिलेटरी मोशन की एक शर्त हो गई कि मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो रिपीट होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या आई ऑसिलेटरी मोशन की दोस्तों? दूसरी शर्त आई अलोंग फिक्स्ड पॉइंट। अलोंग फिक्स्ड यानी जो वस्तु गति को दोहरा रही है रेगुलर इंटरवल में, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे बंधी हुई होनी चाहिए, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। जैसे अलोंग फिक्स्ड पॉइंट। अब इसके एग्जाम्पल में अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ जो है, जो हमारी पृथ्वी चक्कर काट रही है, वो पीरियोडिक मोशन है, पर अर्थ कहीं बंधी नहीं हुई। ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, अर्थ बंधी नहीं हुई। लेकिन अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन का? तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन का? आप नोट कीजिएगा, पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम। क्योंकि पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट पे बांधा जाता है दोस्तों। पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का भी उदाहरण है और पेंडुलम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन, दोलनशील गति का भी उदाहरण है। तो पेंडुलम को जब फिक्स्ड पॉइंट से, एफ को फिक्स्ड पॉइंट से डिनोट करेंगे, फिक्स्ड पॉइंट से जब बांधा तो पेंडुलम, ये एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन, याद रखिएगा ये फिक्स्ड पोजीशन, इसे मीन पोजीशन,
और ये आपकी यहाँ भी एक्सट्रीम पोजीशन। अब दोस्तों ये हुई ऑसिलेटरी मोशन की बात। एग्जाम्पल आया पेंडुलम। आप दूसरा एग्जाम्पल सोचिए ऑसिलेटरी मोशन का। दोस्तों डेली लाइफ में हमारे सामने होता है ऑसिलेटरी मोशन हमारी बाइक के पिस्टन में। आप देखिए हमारी बाइक का जो पिस्टन है, जब हम बाइक चलाते हैं तो पिस्टन, इंजन में जो पिस्टन है वो अप डाउन टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऊपर एंड अप एंड डाउन मोशन करता है पिस्टन। तो आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल, पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। ठीक है दोस्तों, पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो मैंने आपको पीरियोडिक मोशन बता दिया। जब कोई वस्तु अपनी गति को दोहराती है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति। और जब कोई वस्तु, 4 एग्जाम्पल बता दिए, निडल वाला, प्लैनेट वाला, अर्थ सन का चक्कर लगाता है, निडल, मशीन की निडल का एग्जाम्पल, पेंडुलम का एग्जाम्पल, और हैंड्स ऑफ क्लॉक जो होती हैं उनका मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है। अब दोस्तों हैंड्स ऑफ क्लॉक जो होता है इसका मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन होता है, क्योंकि एक पॉइंट के लॉन्ग फिक्स होती है। अब ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको बताया कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जो गति को रिपीट करती है वस्तु, और फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग करती है अगर, तो वो ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन में मैंने आपको बताया, आपका एग्जाम्पल पिस्टन वाला, और बाइक का पिस्टन हो गया, ऑटोमोबाइल के पिस्टन हुए, और पेंडुलम का एग्जाम्पल हुआ। अब दोस्तों हम सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति। अब दोस्तों 2 चीज़ें नोट कीजिएगा इससे भी पहले आप 2 चीज़ें नोट कीजिएगा कि जब भी ऑसिलेटरी मोशन होगा ना दोस्तों, जब भी क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, जब भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, और जब भी नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा, और एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड क्या होता है? ठीक, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑसिलेटरी का ग्राफ पूछेंगे, यानी मोशन बार बार रिपीट करे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में और फिक्स्ड टाइम पर। तो ऑसिलेटरी का ग्राफ कैसा होगा दोस्तों? ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको इसको पेंडुलम से समझा देता हूँ। पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये FP फिक्स्ड पॉइंट, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये इसका मीन पॉइंट, मीन पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पेंडुलम यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब देखिए मीन से शुरू होगा, मीन से, तो ये लाइन क्या हो गई हमारी? मीन पोजीशन। ये लाइन जो x एक्सिस है हमारा मीन पोजीशन, ये y एक्सिस, ये हमारा हुआ मीन पोजीशन, और ये y एक्सिस एक्सट्रीम पोजीशन को डिनोट करेगा। अब देखिए आप, ये पेंडुलम गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये क्या, ये कौन सी पोजीशन हुई हमारी? एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर से यहाँ पर आया ये किस पे? मीन पोजीशन पे। यानी देखिए मीन पोजीशन से चला, एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, देखिए फिर जा रहा है ये, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया। अब देखिए ये यहाँ आया फिर से, फिर ये मीन पे गया। तो दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ, अगर कोई ग्राफ इस तरह से है, बराबर बिल्कुल इक्वल वेव्स दिख रही हैं आपको, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। पर अगर कोई ग्राफ इस तरह से है, एक बार तो वेव इतनी इस तरह से है, और अगर दूसरी बार वेव कुछ इस तरह से हो गई, फिर वेव कुछ इस तरह से हो गई, तो फिर वेव ऐसी हो गई। तो दोस्तों ये जो छोटी और बड़ी वेव की लेंथ आ रही है, ये बता रही है कि हमारा ये मोशन कैसा है? नॉन ऑसिलेटरी मोशन है। यानी कि वस्तु कभी तो कार्य को 1 सेकंड में दोहराती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि वह वस्तु कार्य को कभी तो 1 सेकंड में दोहराती है, और कभी वो 2 सेकंड में दोहराती है, कभी वो 0.5 सेकंड में दोहरा रही है। तो इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, काम करने की दर चेंज हो रही है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है मोशन रिपीट करने की, तो वह नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा। ग्राफ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ग्राफ बराबर वेवलेंथ के कर्व शो कर रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन, और डिफरेंट वेवलेंथ के कर्व शो कर रहा है तो नॉन ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उससे पहले टाइम पीरियड समझिए। आपको
जब भी पीरियोडिक मोशन होता है, कोई वस्तु अपनी मोशन को दोहराती है, तो उसको कितना समय लगा एक बार मोशन को दोहराने में, यानी टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू रिपीट इट्स मोशन, अपने मोशन को दोहराने में, रिपीट इट्स मोशन। और ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि और इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, एक रिवोल्यूशन लगाने में जितना समय लगता है, मान लीजिए धरती का हम बोले टाइम पीरियड क्या होगा, तो 365 सही 1/2 उसका टाइम पीरियड होगा। 365 सही 1/2 अर्थ का टाइम पीरियड होगा। कौन सा? सन का रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ 365 सही 1/2। तो दोस्तों उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वही उसका टाइम पीरियड है। या फिर जब कोई बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर दे, एक बार रिपीट करने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। मान लीजिए ये पेंडुलम है, पेंडुलम एक बार यहाँ गया, उसके बाद वापस यहाँ पर गया, तो अपने मोशन को इसने क्या किया, रिपीट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ आके फिर यहाँ गया, तो ये काम करने में उसे जितनी देर लगी उसी को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। अब देखिए दोस्तों, एक सेकंड में ये आ गया मोशन इन अ यूनिट टाइम, मोशन इन अ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोशन इन अ यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी होती है मोशन इन अ यूनिट टाइम। अब मान लीजिए एक ग्राफ कुछ इस तरह से है, तो ये क्या बता रहा है कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी, आपने एक सेकंड में, यानी मान लीजिए एक सेकंड का पेंडुलम है, तो एक सेकंड में आपने एक रिवोल्यूशन किया। लेकिन मान लीजिए ये एक सेकंड में एक रिवोल्यूशन इसने किया, एक सेकंड में, लेकिन अगर ये एक सेकंड में, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेकंड, तो इसने यूनिट सेकंड में, यूनिट टाइम में, एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में कितनी वाइब्रेशन करी, कितना रिवोल्यूशन करा, अपने मोशन को कितना रिपीट करा, कितनी बार यूनिट टाइम में मोशन रिपीट हुआ, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बोले किस फ्रीक्वेंसी से, वैसे हम वो बात करते हैं नॉर्मली कि फ्रीक्वेंसी क्या थी, यानी उसकी मतलब उस चीज़ की वर्क करने की फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो बोला कि एक घंटे में इतना काम करता है, इतना मोशन करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दर्शाती है। यानी जितना काम एक घंटे में करता है वो फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में करता है वो फ्रीक्वेंसी है, एक मिनट में करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मोशन इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है दोस्तों हर्ट्ज। ये हर्ट्ज किसका नाम था, एक वैज्ञानिक थे हेनरिच हर्ट्ज, इनका पूरा नाम था हेनरिच हर्ट्ज। और हेनरिच हर्ट्ज ने शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज की थी, लघु रेडियो वेव्स की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, रेडियो वेव्स, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी हर्ट्ज के ही नाम पर है। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हमारी जो बिजली है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वह कमर्शियली किस फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई की जाती है, 50 हर्ट्ज पर। याद रखिएगा 50 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। आप देख लीजिएगा एट 50 हर्ट्ज लिखा होता है किसी भी स्टैंडर्ड पैरामीटर में। अब दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानते हैं, लेकिन ये जान लीजिए एक फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम n से थीटा से डिनोट करते हैं, और n इंटू टी बराबर क्या होता है 1। ये मैंने आपको लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में भी बताया था, n इंटू टी इज इक्वल टू 1। यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम को अगर गुणा कर दूं, किसी भी वस्तु की फ्रीक्वेंसी और टाइम को गुणा कर दें तो क्या होगा, वह यूनिटी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है दोस्तों, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझिएगा दोस्तों। 3 शर्तें होती हैं कि पहली शर्त पीरियोडिक मोशन हो, मोशन रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। Whenever an ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु अपनी गति को दोहराती है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, एक निश्चित समय में, मोशन रिपीट्स बाय बॉडी इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम
इंटरवल ऑफ टाइम। पहली शर्त तो हो गई, यानी इसमें पीरियोडिक मोशन भी होता है। देखिए पीरियोडिक मोशन वस्तु खाली दोहराए निश्चित समय में पीरियोडिक मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर वस्तु को बांध दिया गया, अब वह अपने मोशन को दोहरा रही है अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑसिलेटरी मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये दोनों शर्तें आएंगी, अलोंग फिक्स्ड पॉइंट, वस्तु को कहाँ बांधा गया, अलोंग फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है और ऑसिलेटरी मोशन भी हो रहा है अलोंग फिक्स्ड पॉइंट। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी यानी त्वरण, किसका, वस्तु का त्वरण। जो जिस वस्तु को बांधा गया है, जैसे पेंडुलम, और उसको छोड़ा गया है, उसमें त्वरण पैदा हो जाता है हिलने की वजह से। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी वेलोसिटी यानी उसके वेग में बदलाव आता है, जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और वह त्वरण क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होगा जब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हमेशा क्रमानुपाती होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दोस्तों मीन पोजीशन, मीन मतलब मध्य पोजीशन। मैंने आपको बताया पेंडुलम में मध्य पोजीशन क्या होती है, तो इसे आप ध्यान से अब समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक पेंडुलम को यहाँ से यहाँ पर बांध दिया, ठीक है दोस्तों, ये हुई उसकी कॉर्ड की लेंथ, जिस वायर से, जिस कॉर्ड से हमने बांधा है, ये हुआ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिएगा सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। फिक्स्ड पॉइंट, ये हुआ मेरा मीन पॉइंट, अब ये बीच में रुका हुआ है दोस्तों मीन पोजीशन पे, ठीक है, मीन पोजीशन। अब आप विजुलाइज कीजिए, मैंने इस बॉल को पकड़ा, भले ये बॉल कितनी बड़ी हो, मास से कोई मतलब नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब आप समझ लीजिए, मैंने आपको सैटेलाइट्स में पढ़ाया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, पर ये दोनों ही चीज़ें मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है दोस्तों। ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग, और टाइम पीरियड यानी कि कक्षीय काल जो था, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, वह कभी मास पर डिपेंड नहीं करता। भले सैटेलाइट इतना बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, उसके मास से कोई फर्क नहीं होता। जो उसकी गति होगी, जो उसको टाइम लगना है, वो टाइम उतना ही लगेगा, उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही रहेगी। अब यहाँ मास से कोई फर्क नहीं है, भले ये बॉल इतनी बड़ी हो, भले इतनी बड़ी हो। आप विजुलाइज कीजिए कि इस बॉल को मैंने इस तरह से इधर खींचा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लाया, यहाँ तक मैंने खींचा, अब मैंने इसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये कुछ इस तरह से इधर जाएगी, यानी ये उतना ही उधर जाएगी जितना इधर गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी अधिकतम स्थान, उसका अंतिम स्थान, अधिकतम अंतिम स्थान होता है जिसका, अधिकतम स्थान, ठीक है दोस्तों। एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी, इस पोजीशन तक जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन का जो तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन करे, ठीक है दोस्तों, रिपीट करे, अपने दोबारा दोहराए अपनी गति को, वस्तु हुई पेंडुलम, ये बॉब, इसे बॉब कहते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग होगा तो ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन तीसरी कंडीशन और अगर आ गई तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों शामिल हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोलता है कि ये बॉब अगर यहाँ पर होगा, अगर बॉब यहाँ पर होगा और बॉब यहाँ पर होगा, ये जितनी दूर होगा इस मीन पोजीशन से उतना ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। देखिए ये एक्सेलरेशन बढ़ गया, त्वरण इसका बढ़ता जाएगा। यानी इसने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी बॉडी की एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वह दूर जाता जाएगा, किससे, मीन पोजीशन यानी मध्य स्थान से जैसे जैसे दूर जाएगा बॉडी की क्या बढ़ती जाएगी दोस्तों, पोजीशन। अब दोस्तों बॉडी की एक्सेलरेशन यानी उसमें त्वरण बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा यदि कोई पेंडुलम मीन पोजीशन पर है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस पर बल कौन सा लग रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा, उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी, उसका वेग क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। और यदि कोई पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर है
तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तब उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और तब उस पर कौन सी फोर्स लग रही होगी। दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको बताया था रिस्टोरिंग फोर्स, यानी वह बल, रिस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको बताया था वह बल जो वापस अपनी स्थिति में लेकर आता है वस्तु को। रबड़ को आप खींचते थे डिफॉर्मिंग फोर्स से, रिस्टोरिंग फोर्स वापस से उसे अपनी उसी अवस्था में लेकर आता था। डिफॉर्मिंग फोर्स बताया था आपको कुरूप बल, ठीक है दोस्तों। और रिस्टोरिंग फोर्स, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके 5 पॉइंट बनते हैं। पहला, जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, SHM के, इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। पूरा चैप्टर दोस्तों इसी पे खत्म हो जाता है। आप ध्यान से देखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहली बात तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन दोनों होंगे, यानी कि आवधिक गति और दोलनशील गति दोनों होंगी। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट बोले हैं, पांचों डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी, जब पेंडुलम यहाँ होगा तो उस पर कौन सा बल लगेगा, तो आप कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। ये मैं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए समझिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी उस पर। यानी रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी, जो इसको बोलेगी कि नहीं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चलो, वापस जो वस्तु को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आती है। द फोर्स ड्यू टू विच बॉडी रिगेन्स इज ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। यानी वह बल जो वस्तु को उसकी ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन में वापस लेकर आता है, उसकी पुनः ओरिजिनल अवस्था में उसे वापस ले आता है, उसे ही हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, इस पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, कि इस पॉइंट पर एक्सलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितना दूर होगा मीन पोजीशन से उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ बढ़ गया, यहाँ और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम, यानी अधिकतम। त्वरण क्या होगा, त्वरण अधिकतम होगा। कहाँ पर, अंतिम स्थान पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे, सबसे परे वाली पोजीशन पे। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन, अब दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा भी क्या होगी, मैक्सिमम। स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि देखिए आप ये मीन पोजीशन पे, इसे मान लीजिए आप इसकी मीन पोजीशन लेयर सरफेस, और सरफेस से जैसे ही इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पीई का, पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, यानी मास तो कांस्टेंट, h बढ़ता जाएगा तो पीई बढ़ेगा, स्थिर ऊर्जा इसकी मैक्सिमम होगी। चौथा दोस्तों, अब वेलोसिटी यहाँ जाकर रुक जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और दोस्तों वेलोसिटी हो गई अगर 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। तो दोस्तों ये पांचों चीज़ें याद रखिएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है एक्ट करती है बॉडी के ऊपर, और वेलोसिटी उसकी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। याद रखने के लिए याद रखिए कि एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ होंगी और मैक्सिमम होंगी, और वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और m क्या होता है, मास, और v होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 दोस्तों। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अब आप क्या कीजिए, तो मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ मीन पोजीशन की बात करेंगे, जब वस्तु मीन पोजीशन पर होगी तो ये सारी बातें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब मीन पोजीशन से दूर होगा तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, और मीन पोजीशन के पास में होगा तो पहली बात तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी मीन पोजीशन पे, नो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी या पेंडुलम, कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट आएगा कि इस पे दोस्तों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है दोस्तों, एक्सेलरेशन इस पोजीशन पर पार्टिकल का 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन बिकम्स 0, और एक्सेलरेशन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि हाइट तो होती ही नहीं। तो स्थिर ऊर्जा जो वस्तु में उसके मास की वजह से और उसकी पोजीशन की वजह से होती है वह 0। और चौथा दोस्तों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम।
वेग क्या होगा मैक्स, ये पॉइंट्स आएंगे दोस्तों कि यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई पेंडुलम, यदि कोई पार्टिकल, कोई तत्व एक्सट्रीम पोजीशन पर है और वह सरल आवर्त गति से चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपसे पूछ लेगा वो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी, तो आप कहेंगे 0। आपसे पूछेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इधर वाले की। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 और रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट। अब मीन पोजीशन की बात करेगा तो ये पांचों बातें, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए। अब वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी दोस्तों मैक्सिमम हो जाती है सरफेस के पास। मैंने आपको बताया था बॉल जब गिरने ही वाली होती है जब धरती पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी मीन पोजीशन पर जैसे ही पहुंचती है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0, एक्सेलरेशन 0 और नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अब दोस्तों लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, पूरे चैप्टर का सार, एक तो पूरे चैप्टर का सार जो होता है अब निकल के आया है। और पेंडुलम हमने समझ लिया, उसकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशंस। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइम पीरियड। जब भी कोई पेंडुलम चलता है तो कितना समय लगाता है यहाँ से यहाँ जाने में। एक तो क्वेश्चन आता है कि सेकंड का पेंडुलम, सेकंड के पेंडुलम, द पेंडुलम ऑफ सेकंड हैव टाइम पीरियड आता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, यानी वह पेंडुलम जो 1 सेकंड लगाता है मोशन करने में, एक मोशन करने में, तो आप लिखेंगे 2 सेकंड, क्योंकि ये बोल रहा है सेकंड का पेंडुलम। तो यानी 1 सेकंड में इधर और दूसरे सेकंड में इधर, तो यानी इसको कितना लगा दोस्तों टोटल 2 सेकंड इसका आंसर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि सेकंड के पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, आप लिखेंगे 2 सेकंड्स, 2 सेकंड होता है। और टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखेंगे T = √L। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि अगर किसी झूले पर बैठी हुई, ये पूछा जाता है कि अगर पेंडुलम की कॉर्ड को छोटा कर दिया जाए तो टाइम पीरियड, T फॉर टाइम पीरियड होता है, L फॉर लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ होता है। L फॉर क्या होता है दोस्तों, L फॉर होता है लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है। अब मान लीजिए एक मेरे पास पेंडुलम है इतना बड़ा और एक पेंडुलम है इतना बड़ा। आपको एग्जांपल दूं तो बताइए टाइम पीरियड किसका कम होगा, जिसकी लेंथ छोटी होगी उसी का टाइम पीरियड छोटा होगा, जिसकी लेंथ होगी बड़ी उसका टाइम पीरियड भी होगा बड़ा। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड मैंने बता दिया आपको इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी पेंडुलम की लेंथ को घटा दिया जाए, लेंथ अगर घटेगी, ये नीचे जा रहा है डिक्रीज का निशान है, तो आप ध्यान रखिए लेंथ घटेगी तो टाइम भी घटेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी की लेंथ, आपके पास सीधा क्वेश्चन आएगा कि यदि मेरे पास फॉर्मूला है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, ये होता है √L/g, g क्या होता है √2π√L/g, g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए टाइम पीरियड, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी की लेंथ, किसी पेंडुलम की लेंथ को या झूला झूलते हैं ना दोस्तों, झूला हम लोग झूलते हैं पार्क्स में, तो झूला भी पेंडुलम का काम करता है। जब हम उस पर झूलते हैं इस तरह से फ्लो करके, तो जब झूला रुका होता है तो मीन पोजीशन, झूला जितनी ऊपर इधर जाता है उतने ऊपर उधर जाएगा। तो यानी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर भी, एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर भी। झूले का एग्जांपल देकर भी आपसे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन पूछ सकता है, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेंडुलम, पार्टिकल, झूले का एग्जांपल दे सकता है। तो दोस्तों पूछता है कि अगर झूले की जो
जो रस्सी है या जंजीर जो होती है उसकी लेंथ को घटा दूँ तो टाइम पीरियड क्या होगा, आप कहेंगे घट जाएगा, लेंथ को बढ़ा दूँ टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इफ L बिकम्स ट्वाइस, यानी अगर लेंथ को दुगना कर दूं, कितना, ट्वाइस मतलब दुगना। अब दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही दुगना करेगा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कर दे भाई तो दुगना ले, तो t कितना हो जाएगा, t √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 1.44 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों दूसरा 1.43 टाइम्स बढ़ जाएगा, √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आपसे पूछे इफ लेंथ, अब ये बोले 3 गुना बढ़ जाएगा तो आप √3 बोल देंगे, √3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर ये बोले 4 गुना बढ़ा दूं लेंथ को, तो अब जैसे ही 4 रखेंगे रूट के अंदर तो ये 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स। अगर ये आपसे बोले कि अगर मैं लेंथ को 9 गुना कर दूं, तो रूट में जैसे ही आप 9 रखेंगे यहाँ पर तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जितने गुना भी करे इसके अंदर रख दीजिएगा। अब आपसे अगर बोले कि इफ़ लेंथ बिकम्स, अगर किसी पेंडुलम की लेंथ कितना हो जाए, 1/4 हो जाए, लीजिए 1/4, बस आप कुछ नहीं करेंगे, t एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/4, और √1/4 क्या होता है 1/2, तो यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/2। बस जितने भी गुना करेगा उसे आप रूट में रख देंगे, और अगर रूट उसका परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट आता है तो ठीक है, वरना आप लिख देंगे रूट इतना टाइम्स, √2 टाइम्स, √3 टाइम्स, √5 टाइम्स। और अगर लेंथ कम करेगा तो टाइम पीरियड कम लगेगा, लेंथ बढ़ाता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों इसमें ही 2 क्वेश्चन आते हैं, झूले वाले क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, झूले वाले क्वेश्चन आते हैं। बोलता है कि एक लड़की झूले पर झूला झूल रही थी, इसे लिख लीजिए झूले क्वेश्चन, झूला वाला क्वेश्चन। कहते हैं कि एक लड़की झूले पर झूला झूल रही थी, उसने लेंथ, वो क्या हुआ, झूला झूलते झूलते झूले पर खड़ी हो गई। तो बताइए अगर लड़की, इफ गर्ल स्टैंड while swinging, झूला झूलना while swinging, then टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा दोस्तों, अवधि को क्या फर्क पड़ेगा यदि मैं झूला झूलते हुए खड़ा हो जाऊं। झूले के जहां बैठने का स्थान होता है, जिस प्लेस पे हम लोग बैठ के झूला झूलते हैं, यदि मैं उस प्लेस पर खड़ा हो जाऊं तो टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सोचिए, जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने इफेक्टिव लेंथ को घटा दिया, यानी अब झूले की जो जंजीर की लेंथ थी ना दोस्तों, उसमें मेरी लेंथ जो है, मेरी लेंथ ने उस जंजीर की लेंथ को माइनस कर दिया। अब मेरी लेंथ ने, मान लीजिए मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, तो 5 फुट 6 इंच उस लेंथ को, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्विंग की जो लेंथ है झूले की, वो कम हो गई। तो मेरे खड़े होने से, यानी व्यक्ति के दोस्तों खड़े होने से, व्यक्ति के खड़े होने से लेंथ घटती है, सो टाइम पीरियड डिक्रीजेज। याद रखिएगा, अगर लेंथ घटी, आदमी खड़ा हो रहा है तो लेंथ घट रही है, और आदमी को बोलेगा अगर झूले पे खड़ा हुआ आदमी बैठ जाए, झूले पर खड़ा हुआ आदमी अगर बैठ जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो झूले पर खड़ा हुआ आदमी अगर बैठ गया तो उसने लेंथ बढ़ा दी, उसने इफेक्टिव लेंथ जो है वो पेंडुलम की बढ़ा दी, झूले की इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर खड़ा हुआ आदमी बैठ जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाए झूले पर तो टाइम पीरियड घट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है कि अगर एक गर्ल के बदले 2 गर्ल, इफ 2 गर्ल्स इंस्टेड ऑफ 1 गर्ल सिट्स ऑन स्विंग, देन द टाइम पीरियड बिकम्स, तो आप लिख देंगे इनएफेक्टिव। यानी एक और लड़की, एक और व्यक्ति के बैठने से टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये मास पर डिपेंड करता ही नहीं, ये पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इफ 2 persons will sit on a swing, then there will be no effect, 0 effect on time period, यानी टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अब मैंने आपको बता दिया, अगर व्यक्ति खड़ा हो गया तो टाइम पीरियड घट जाएगा, व्यक्ति बैठ गया झूले पर, खड़ा हुआ व्यक्ति अगर झूले पर बैठ गया तो टाइम पीरियड घट जाएगा। क्योंकि प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि टी के फॉर्मूले में मेरे पास, आप देखिए टी के फॉर्मूले में दोस्तों, टी के फॉर्मूले में कहीं भी आपको मास दिख रहा है क्या? 2π√L/g। कहीं भी मास दिख रहा है क्या? सिर्फ लेंथ कम या ज़्यादा करने से टाइम पीरियड पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ तीनों ही बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।